सबसे पहले आज प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे कराची में होने वाले दहशतगर्दी के वाक़े के हवाले से। पाकिस्तान में चीनी इंजीनियर्स के ऊपर हमला कोई पहली बात नहीं है और पहला मौका नहीं है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये बार बार हो जाता है और बाद में हम इसके मज़म्मती बयानात जारी करते हैं और कहते हैं कि हमने चीनी इंजीनियर्स, चाइनीज़ की पाकिस्तान में जो प्रेजेंस है उनके मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई कसर नहीं उठा रखेंगे और मुकम्मल कोशिश करेंगे। अगर हम मुकम्मल कोशिश करते तो ये अटैक यकीनन ना होता। उसके अंदर पाकिस्तानी फ़ौज के जवान, सिपाही, सिविलियन, इन वाक़यात के अंदर उनकी शहादत होती है। मैं उन सारे लोगों को सलाम पेश करता हूँ जो शहादत उठा रहे हैं। जो चीनी इसमें मारे गए उनके लिए भी दुख और अफसोस का इज़हार है, लेकिन सिक्योरिटी अरेंजमेंट में ये कोताही ये काबिल कबूल नहीं है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान में एससीओ समिट होनी है और उस समिट की वजह से ही जो 14, 15, 16 तारीख को अक्टूबर के महीने में, आज से चंद रोज़ बाद इस्लामाबाद में इजलास होना है, एक आम तासुर मौजूद था कि कुछ ना कुछ हमारे जो प्यार मोहब्बत रखने वाले दोस्त हैं हमारे बॉर्डर के उस पार, वो कुछ ना कुछ हरकत ऐसी करेंगे कि इस समिट के लिए ख़तरात जो हैं उनको दोबारा से सर उठाएँ वो। तो हमें उसके लिए तैयार होना चाहिए। ये कहें कि दुश्मन ने ये कर दिया है तो दुश्मन तो है ही दुश्मन है, वो तो ये करेगा काम। हमारे उसके लिए तैयार ना होना और चौकस ना होना और जो काफ़ी इकदाम हमें लेने चाहिए थे जस्ट टू मेक श्योर कि चाइनीज़ इंजीनियर जहाँ से गुजरे या चाइनीज़ जहाँ प्रेजेंस मौजूद है उनके इर्द गिर्द के इलाके में कोई ख़तरा ना हो, उसके लिए अगर कोई भी किसी ने कोताही बरती है तो वो काबिल कबूल नहीं है। इसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, एक प्रोसेस होना चाहिए और उसके वो SOPs वज़ा करने चाहिए कि कैसे वो आएंगे और उनकी गुजरगाह के करीब कोई टैंकर खड़ा है या कोई एक अननोन गाड़ी खड़ी है तो कैसे खड़ी है। यही सिक्योरिटी लैप्स कहलाता है। अगर आप इस चीज़ को अवॉइड कर सकते हैं तो फिर ये वाक़या ना होता। और इसमें मैं कहूँ कि खाली फ़ौज को कहें कि फ़ौज ही की सारे सब कामों की ज़िम्मेदारी, वो दुरुस्त नहीं होगा। जो प्रोविंशियल CTD डिपार्टमेंट्स हैं अगर वो वेल इक्विप्ड नहीं है तो इसके अंदर भी एक हमारी नाकामी है। वो वेल इक्विप्ड होने चाहिए। आपने नेक्टा का स्ट्रक्चर बनाया है, फिर एक इंटेलिजेंस की कोऑर्डिनेशन होती है। IB के पास कुछ इन्फॉर्मेशन आती है, कोई पुलिस की स्पेशल ब्रांच के पास होती है, कोई ISI MI के पास होगी। एक कोऑर्डिनेटेड मैकेनिज़्म होना चाहिए जहां आप इसको प्रोसेस कर सकें मुख्तलिफ ज़राए से आई हुई इन्फॉर्मेशन को, और फिर मेक श्योर करें कि ऐसे टेररिस्ट इवेंट्स ना हों। बहुत सारे नाकाम होते होंगे, उनको आप नाकाम करते होंगे ऐसे वाक़यात को, लेकिन जो वाक़यात टेररिज्म का ऐसा हो जाता है उससे हमें कुछ सीखना चाहिए। और चाइनीज़ के ऊपर जो अटैक है मेरे ख्याल में उसके ऊपर एक इजलास होना चाहिए और प्राइम मिनिस्टर को ख़ुद से चेयर करना चाहिए, सारे इंटेलिजेंस के हेड्स उसके अंदर बैठे होने चाहिए और एक स्ट्रिक्ट स्टर्न वार्निंग जानी चाहिए कि इसके अंदर कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। कहीं से भी इंफॉर्मेशन ओरिजिनेट करी थी और उसको हमने प्रोसेस करके टाइमली एक्ट नहीं किया, और इसके सूबों के अंदर जो CTD डिपार्टमेंट है उसको साथ आपको मिलाना पड़ेगा, होम डिपार्टमेंट्स को साथ इंगेज करना पड़ेगा, और फिर एक कम्प्रिहेंसिव आपका एक ओवरऑल अम्ब्रेला बनेगा जिसके अंदर कहीं से भी इंफॉर्मेशन आ रही होगी आप उसके ऊपर उसको प्रोसेस करते हुए टाइमली एक्ट कर रहे होंगे। है बहुत काबिल मज़म्मत है और मेरा ख्याल यही है कि हमारे जो बॉर्डर के पार बैठे हुए दोस्त हैं हमें उनकी तरफ नज़र रखनी पड़ेगी। तो कभी कहीं कोई मजीद ब्रिगेड आ जाएगा, कहीं कोई BLA आ जाएगी, कहीं कोई TTP आ जाएगी, हैं ये सारे खारजी हैं। कोई आके मुसलमानों को, अपने घर में अपनी फ़ौज को, अपनी पुलिस को, अपने सिविलियन को मारता है और वो कहे कि मैं इस्लाम का नाम लेकर या कोई इस्लाम की खिदमत कर रहा हूँ या कोई कौम परस्ती का लेबल लगा के आए, दोनों सूरत में काबिल कबूल नहीं है। और इसमें जिसकी जो मर्ज़ी सियासी जमात है, जिसकी जो मर्ज़ी सोच है, इस नुक्ते के ऊपर पाकिस्तान के अंदर कौमी असम्बली से एक मुतफ़िका करारदाद भी आनी चाहिए और आपको सख्त से सख्त जो इक़दाम लेने ना, जो जेट ब्लैक टेररिस्ट जिसके आप कहते हैं, ये वो जेट ब्लैक टेररिस्ट हैं जो पाकिस्तान के मफादात के ऊपर अटैक करते हैं और ये टेररिज्म के ज़रिए पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी है, पाकिस्तान के जो इकनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स हैं उनको कंप्रोमाइज़ करने की कोशिश करते हैं। उनको आपको जेट ब्लैक टेररिस्ट डिक्लेयर करना चाहिए और उनका ख़ात्मा यकीनी बनाने के लिए हर एक इक़दाम उठाने चाहिए। दूसरा जो सबसे बड़ा पाकिस्तान के अंदर इस वक्त एक अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि एक पॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी है जो हमें पता है कि बॉर्डर के पार के हालात क्या हैं। आपको पास गज़ा की सिचुएशन है जहां आज प्रेसिडेंसी में एक सारा दिन ऑल पार्टीज़ इवेंट भी चल रहा था। इशू ये है कि हमें पता हो कि ईरान के ऊपर जंग आने वाली है, फ़लस्तीन की या मिडल ईस्ट की क्या सूरत हाल है, किसी वक्त भी ये जंग आपके हमसाया मुल्क के सर के ऊपर खड़ी नज़र आ रही हो। तो पाकिस्तान की सूरत हाल क्या है? पाकिस्तान की सूरत हाल ये है कि हुकूमत को बहुत जल्दी एक आइनी पैकेज लाने की, PTI वाले बहुत परेशान है और वो ज़ोर लगा रहे हैं कि किसी तरीके से पैकेज ना है, और वो उनका ये राइट है इस पर प्रोटेस्ट करने का, क्योंकि उनके ही बंदे तोड़ के ही आइनी पैकेज पास हो सकता है। वैसे दुनिया की कोई साइंस नहीं है कि 211 वोटों वाली हुकूमत जो है 224 पूरा करके वो आइनी पैकेज पास कर ले। उसको बंदे तोड़ने हैं और वो बंदे सिर्फ PTI के हैं जो तोड़ने हैं, इसके अलावा और कोई बंदे भी दस्तयाब नहीं है। तो वो अगर प्रोटेस्ट करें तो उनका राइट है प्रोटेस्ट करने का। लेकिन क्या महज़ब तरीका और डेमोक्रेसी के अंदर सिर्फ ये एक तरीका यही होता है कि सड़कों पर आके नाचा जाए, या हुकूमत के पास एक ही तरीका होता है कि लोटे बनाकर मुखालफिन को
अपनी पसंद के बिल पास करवा लिए जाए। इसका मुतबादल हल ये होता है कि आप इंगेज करते हैं और इंगेज करके एक कंसेंसस इवॉल्व करते हैं और जो एक्सेप्टेबल हो मुख्तलिफ जमातों को, उस चीज़ को, उस पैकेज को लेकर आगे चलते हैं। पाकिस्तान में शायद वो जमहूरी कदरें ना सियासी जमातों के अंदर मौजूद हैं और ना ही हमारी पार्लिमान उसके ऊपर कायम रहने के लिए तैयार है। पूरा जोर इस बात के ऊपर था पिछले 4 हफ्तों 6 हफ्तों से कि किस तरीके से हमने जल्दी से जल्दी ये 63A की डेफिनेशन आ जाए सुप्रीम कोर्ट से, और PTI के हमने 5 से 11 बंदे, क्योंकि JUI ना सपोर्ट करे तो तादाद बढ़ जाएगी, फिर वो बंदे लोटे बना के हमने बिल पास करना है कौमी असम्बली से भी और लोटे बना के सेनेट से भी इसी तरीके से पास करना है। तो दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। ये कौन सी आइनी तरमीम होगी जिसकी बुनियाद ही एक गैर आइनी फेल और गैर जमहूरी फेल के साथ जिसकी की जाए। अली अमीन गंडापुर प्रोटेस्ट करके इस्लामाबाद आए और अली अमीन गंडापुर उसके बाद गायब हो गए। इस वक्त तो सबसे ज़्यादा अगर किसी की सियासी तौर पर कहें कि पोजीशन कंप्रोमाइज़ हुई है तो अली अमीन गंडापुर की है। हमारी इतला ये है, और वो 100% गलत भी हो सकती है, लेकिन जो शवाहिद हैं उससे ये चीज़ साबित ही होती है कि ऐसे वाक़यात की तरतीब एक हुई है। किसने उसमें क्या रोल प्ले किया है मैं उसको 100% यकीन से नहीं बता पाऊँगा। अली अमीन गंडापुर पहुँचे हैं चाइना चौक में, ब्लू एरिया के अंदर। चाइना चौक में उनकी आमद कैसे हुई, ये बड़ा एक अहम सवाल है, क्योंकि रास्ते में खद के खुद की हों, आंसू गैस सेल चल रहे हों, सारे रास्ते ब्लॉक हो, मोटरसाइकिल भी गुजर ना सकता हो, तो अली अमीन की गाड़ियों का काफ़िला कैसे गुजरा। हमारी जो मुख्तलिफ रिपोर्टर्स की और हमारी अंडरस्टैंडिंग ये है कि ये अली अमीन गंडापुर की आमद ब्लू एरिया में, और क्योंकि पहले 2 मौके के ऊपर कभी बुरहान से वापस हुए, कभी कहीं और से वापस हुए, उसके बाद उनकी KP हाउस रवानगी और KP हाउस में डिसअपेरेंस उनकी पहले भी हुई थी 8 घंटे की, और वो भी मिस्टीरियस। और ये वाली जो डिसअपेरेंस थी ये भी दोबारा मिस्टीरियस। उसमें किसका क्या रोल था ये बहुत कभी यकीन के साथ मैं आपको नहीं बता पाऊँगा, लेकिन इसी अरसे में जब अली अमीन गंडापुर गायब थे, एक बड़ी जो डेवलपमेंट जो 100% यकीन के साथ मैं आपको बता सकता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से नवीद कमर साहब ने उसी अरसे में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के 2 आला अहदेदारों, जिसमें एक तो असद कैसर साहब हैं और दूसरे आई थिंक बैरिस्टर गौहर हैं, इन दोनों से टेलीफोन करके रब्ता कायम किया और इनको आइनी पैकेज के ऊपर एतमाद में लेने की कोशिश की। और इनका जवाब ये था PTI की जानिब से, जो इमरान की पोजीशन है इन्होंने उसको एक्सप्लेन किया कि हम नहीं चाहते कि मौजूदा चीफ़ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जो हैं, आप इनको 3 साल की एक्सटेंशन देकर एक आइनी अदालत का सरबराह लगा दें। ये PTI को और इमरान खान को एक्सेप्टेबल नहीं है। दूसरा, जो आर्टिकल 8 और आर्टिकल 9 और ये फंडामेंटल राइट्स में तब्दीलियाँ करके 9 मई को मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ले जाने की तैयारी थी, उसके ऊपर उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। जो हमारी इतला है अभी तक इसके ऊपर, जब तक क्योंकि मसवदा देख ना लें कि नया मसवदा है क्या, कुछ कहना मुश्किल है क्योंकि मसवदा भी रोज़ नया बदल रहा है। हमारी इतला ये है कि पीपल्स पार्टी की जानिब से यकीन दिलाया गया PTI को, असद कैसर को और शायद दूसरे शख्स जो बैरिस्टर गौहर हैं उनको, कि 8 जो आर्टिकल 8 है फंडामेंटल राइट्स का मामला या मिलिट्री कोर्ट्स का मामला, हम उसको नहीं छेड़ेंगे। आइनी पैकेज के अंदर वो आइनी अदालत जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है उसको बरकरार रखना चाहते हैं, लेकिन शायद इसकी सूरत ये होगी कि ये SCO समिट गुजर जाए तो इसके ऊपर पेशरफ्त होगी। यहाँ तक मैं आपको बता सकता हूँ कि ये आपस में पैगाम रिसानी हुई है, लेकिन इसमें अली अमीन किससे इंगेज कर रहे थे ये शायद अभी इंफॉर्मेशन के लिए हमें 100% यकीन के साथ आपको बताने के लिए कुछ अर्सा इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन ये एक बड़ी पेशरफ्त थी, जब सारे अली अमीन को ढूंढ रहे थे तो उसी वक्त ये नवीद कमर का पैगाम जो था ये PTI की क़यादत को गया, जो एक ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग का पेशगमा भी हो सकता है। जो आज प्रोग्राम जुड़का है, आज़मा बुखारी साहब हैं वज़ीर इत्तलाआत पंजाब हमारे साथ, बैरिस्टर उमैर नियाज़ी साहब हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से हमारे साथ, और मरूफ़ जर्नलिस्ट सीनियर जर्नलिस्ट माजिद निज़ामी साहब हमारे साथ हैं। सबको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। आज़मा बीबी, सबसे पहले आपसे आगाज़ करूँगा। अली अमीन गंडापुर की गुमशुदगी आप इसको कैसे देखती हैं? और एक चीज़ के ऊपर मुझे अफसोस है, शायद मोहसिन नकवी साहब ये काम ना करते तो उनकी इज़्ज़त ज़्यादा होती। KP हाउस के दरवाजे नहीं तोड़ने चाहिए थे, जैसे कोई पंजाब हाउस के दरवाजे तोड़े, सिंध हाउस के दरवाजे तोड़े तो मुझे बहुत अफसोस होगा। बलूचिस्तान हाउस में पुलिस जाके इस्लामाबाद की या पंजाब की कोई धिंगा मुश्ती करे तो मैं उसकी मज़म्मत करूँगा। इसी तरीके से KP हाउस के अंदर पुलिस नहीं घुसनी चाहिए थी। ये गलत काम किया नकवी साहब ने और आपकी हुकूमत ने। आज़मा बीबी। बहुत शुक्रिया मलिक साहब। पहले तो मैं जो चाइनीज़ जो काफ़िला है उसके ऊपर जो कराची में एक अनफॉर्चुनेट वाक़या हुआ है उसकी मज़म्मत करना चाहती हूँ। और बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि SCO से पहले ये इस किस्म की जो चीज़ें हैं ये प्रीएम्प्ट भी की जा रही थी। और जैसे मैंने गुजारिश की, आपने ख़ुद भी कहा, बहुत सारी चीज़ों पे बात करते हुए आपने ये भी कहा
कि अगर कोई लैप्स हुआ है यकीनन उसको देखा जाना चाहिए, अग्रीड। और ये भी जो है वो आपने कहा जिससे मैं मुत्तफ़िक हूँ कि बहुत सारी चीज़ें जिनको काबू पा लिया जाता है, जो नाकाम बना दिए जाते हैं मंसूबे, वो शायद इस तरह से रिपोर्ट नहीं होते, लेकिन कोई एक ना एक वाक़या जो है वो सारी मेहनत के ऊपर जो है वो पानी डाल देता है। मैं पंजाब के हवाले से बड़ी स्पेसिफ़िकली आपको बता सकती हूँ कि हर हफ्ते चीफ़ मिनिस्टर जो है वो एक सिक्योरिटी पे मीटिंग लेती हैं, ख़ास तौर पर जिसका एक अहम कंपोनेंट जो है वो चाइनीज़ की सिक्योरिटी होता है। और प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो पिछली दफ़ा भी जब चाइना भी जब वो तशरीफ़ लेके गए थे, उनकी बातचीत भी जब होती है तो यकीनन एक कंसर्न होता है। और अब ये एससीओ के आने से पहले इस तरह से ख़ास तौर पे चाइनीज़ को टारगेट करना यकीनन एक किसी गेम प्लान का हिस्सा है। ये कोई इसको आम समझ कर नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तो इसके ऊपर जो भी अगर कोई लैप्स हुआ है यकीनन उसको देखा जाना चाहिए। और जो सिक्योरिटी एहलकार, जो लोग अपनी दिन रात इस कॉन्फ्रेंस के लिए भी और जो हमारे चाइनीज़ यहाँ पर लोग हैं उनके लिए भी जो कोशिश कर रहे होते हैं, मेहनत कर रहे होते हैं, बहुत स्ट्रिक्ट SOPs हम पंजाब में तो फॉलो करते हैं। उनकी आमदरफ से लेकर उनकी मूवमेंट जो है वो हर चीज़ रिकॉर्डेड होती है, हर चीज़ को मॉनिटर किया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं जब अल्लाह पाक ने कोई एक बुरा वक्त हो वो भी आ जाता है। अब आपके सवाल के ऊपर आते हुए देखिए, बात यह है कि अगर तो अली अमीन गंडापुर एक सूबे का वज़ीर आला होता जो एक लॉ अबाइडिंग सिटीज़न होता, जो गोलियां मार देंगे और मैं 10 गोलियां मारूंगा और मैं ये कर दूंगा और मैं वफाक के ऊपर चढ़ाई करने आ रहा हूँ और मैं धरना दे के यहाँ बैठ जाऊँगा रेड जोन के अंदर, जब वो ये सब करता हुआ आ रहा हो, पूरा सरकारी मशीनरी, पूरे एक सरकारी, फिर वो उसको एक ओन भी करे कि हाँ मैं वज़ीर आला हूँ, मैं करता हूँ सरकारी वसाइल इस्तेमाल। अब तो डिटेल्स भी आ गई हैं, जो पुलिस मुलाजमीन, जो सरकारी मुलाजमीन, इवन जो उनके महकमा एक्साइज ने गाड़ियाँ पकड़ी हुई थी वो भी अपने PTI के अहदेदारों को देकर उसके अंदर बंदे ढो के लाए जाएँ और फिर 120 अफ़गान बाशिंदे जो है इस प्रोटेस्ट के अंदर पकड़े जाएँ। तो फिर कुछ सवालात तो मलिक साहब उठते हैं और उठने चाहिए भी कि क्या कोई दहशतगर्द या कोई दहशतगर्द का फैसिलिटेटर जो है वो जाकर पंजाब हाउस में या किसी भी हाउस में घुस जाए, उसको जो है उसको इम्यूनिटी होनी चाहिए कि ठीक है कोई बात नहीं। KP हाउस के दरवाजे तोड़ना दुरुस्त काम है या गलत काम है? नहीं, उनको अगर तो उन्होंने खुद कुछ गलत नहीं किया था ना, तो उनकी सिक्योरिटी का रेजिस्ट करना, मुझे नहीं मालूम वहाँ पे डिटेल फैक्चुअली क्या हुआ होगा, लेकिन यकीनन किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला तो तोड़ा गया हो ना। शौक तो नहीं होता किसी को दरवाजे तोड़ने का। वो अलहदा बात है कि मरीम नवाज़ के कमरे का रात को, आधी रात को दरवाज़ा जब तोड़ा गया था तो उसको इमरान खान ने कैसे सेलिब्रेट किया था जब वो अपने शौहर के साथ अपने कमरे में, एक होटल के कमरे में थी सिंध में। लेकिन जिसने वो दरवाज़ा तोड़ा था मरियम का, उसको पोस्ट आउट कर दिया गया था। मुझे याद है कि बिलावल ने आर्मी चीफ को उसके बाद कॉल किया था और उस शख्स को, उन शख्सियत को, जो भी वो अफसर थे, उनको पोस्ट आउट कर दिया गया था। और अली मीन ने कल मेरे ख्याल असम्बली में दोबारा तज़किरा भी किया है कि जिसने किया था उसका जिक्र करें। देखिए, मरियम नवाज़ दहशतगर्द नहीं थी ना। मरियम नवाज़ जो है वो किसी वफाक पे हमला करने के लिए नहीं आ रही थी। मरियम नवाज़ जो है वो गोलियां मारने, मैं सवाल दोहराऊंगा, एक सैंक्टिटी है इन हाउसेस की, पंजाब हाउस है, सिंध हाउस है, KP हाउस है, सिंध हाउस है। क्या इन हाउस के अंदर पुलिस को इस्लामाबाद की को घुसना चाहिए था? मुझे एक मौका याद है, मैं इंटरव्यूज़ किए थे उन MNAs के जो PTI से मुंसलिक थे लेकिन PTI से मुखालफत करते हुए आपके साथ मिल चुके थे नो कॉन्फिडेंस से पहले। ये उनका राइट था, वो आपसे मिल गए। मैं उनके इंटरव्यूज़ किए थे सिंध हाउस में। तो सिंध हाउस के दरवाजे अगर तोड़ के इमरान खान उस वक्त लोगों को अंदर भेज देता तो क्या ये काबिल कबूल होता? नहीं होता। ये सैंक्टिटी है ना इन हाउसेस की। तो आप नहीं समझती कि इन हाउसेस की सैंक्टिटी इसको वायलेट नहीं करना चाहिए? आपको याद कराना चाहती था, इमरान खान के गुंडे जो हैं उन्होंने सिंध हाउस पे हमला किया था